टेक्निकल कारणों से वीडियो कट हो गया, तो जिसमें आगे हम देखते हैं टेबल 1। टेबल 1 के बारे में हम बता रहे थे आपको कि टेबल 1 जो है वो द रूलर ऑफ दिल्ली, टेबल 1। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज कैसे कैसे आईं, इसके बारे में इस टेबल में बताया गया है। तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज, जिसके जो फेमस एम्पायर थे वो टोमर्स थे। टोमर्स जो थे अर्लीस्ट 12th सेंचुरी 1165 में आए थे। उसके बाद अनंगपाल 1113 to 1145, नेक्स्ट देन चौहान्स 1165 to 1192 में जब मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के सेकेंड वार हुआ था, तो उसमें तराइन का सेकेंड वार, तो उसमें क्या था कि पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए थे। तो फिर उसमें पृथ्वीराज का द एंड हो गया था। और पृथ्वीराज का जो शासन था वो 1175 to 1192 में जब मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तभी से चौहान्स वंश डायनेस्टीज फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। फिर न्यू डायनेस्टीज आई, जिसको कहते हैं अर्लियर तुर्किश एम्पायर। तुर्किश एम्पायर्स आया 1206 to 1290 तक रहा। तो जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 to 1210 तक अपनी जो एम्पायर किया, शासन किया, और उसने कुतुब मीनार जो इस समय प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में है, उसको बनवाया था कुतुब मीनार। एंड उसके बाद नेक्स्ट एम्पायर हुए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नेक्स्ट एम्पायर हुए शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 to 1236। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आई रजिया। रजिया इज ये लेडी एम्पायर। रजिया सुल्तान जो थी वो 1236 से 1240 तक रही। उसके बाद नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन आए, जो 1266 to 1287। गयासुद्दीन बलबन के बाद फिर जो थी वो तुर्किश रूलर्स ख़त्म हो गई, समाप्त हो गए। उसके बाद खलजी डायनेस्टीज आई, जो कि 1290 से 1320 तक इस्टेब्लिश रही, जिसमें से फेमस जो एम्परर थे वो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक रहे। उसके बाद आए अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी जो थे वो 1296 से 1316 तक रहे। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो खलजी डायनेस्टीज है वो फिनिश हो जाती है। जो मेन एम्परर हैं उसको इसमें दिखाया गया है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे एम्परर हैं जो मेन एम्परर हैं। और उसके बाद आए तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो थी 1320 से 1440 तक इस्टेब्लिश रही, जिसमें से फेमस जो एम्परर थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 1324 तक। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद आया मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो थे वो 1324 से 1351 तक रहे। उसके बाद आया फिरोज़ शाह तुगलक, जो काफ़ी फेमस थे, वो 1351 to 1388 तक रहे। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी फिनिश होती है। उसके बाद आ जाती है सैयद डायनेस्टी।
सैयद डायनेस्टी जो है 1440 टू 1451 तक रहती है। इसके जो फेमस एम्परर थे वो खिज्र खां। खिज्र खां जो थे वो 1414 टू 1421 तक रहे। उसके बाद फिर दिल्ली में लोडी डायनेस्टी आती है, जिसमें कि 1451 टू 1526 जो पानीपत का सेकेंड वार हुआ था तब तक लोडी डायनेस्टी थी, जिसमें से बहलोल लोडी फेमस एम्परर था जो 1451 टू 1489 तक रहा। जिसमें से जैसे जो फेमस टॉम्स हैं, जैसे इल्तुतमिश टॉम्स, सी द पिक्चर इज इल्तुतमिश टॉम्स एंड अडर अलाई दरवाज़ा, दिस इज फिगर इज अलाई दरवाज़ा एंड दिस इज द फिरोज शाह तुगलक टॉम्स। ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है और ये इल्तुतमिश का टॉम्ब है, मकबरा है, और ये दिस इज अलाई दरवाज़ा। ओके, नाउ तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, जिसमें कि ये सी द नेक्स्ट पेज, जिसमें हम कैसे कैसे जो मनुस्क्रिप्ट थी उसकी कैसे होता था, कैसे इस्टेब्लिश की जाती थी, कैसे बनाई जाती थी, उसके बारे में। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, मतलब कि दिल्ली सुल्तान्स के फाइंडिंग हम कैसे जानते हैं कि दिल्ली सुल्तान कैसे थे। तो all those inscriptions, coins and architecture provide a lot of information। हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे के इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स से एंड आर्किटेक्चर से। ओके, एंड स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरीज, ए लॉट ऑफ हिस्टोरीज। तारीख जो था उस समय एक फ़ारसी शब्द था, फ़ारसी वर्ड था तारीख, जो उसका सिंगुलर है एंड इसका प्लूरल तारीख प्लूरल, रिटन इन पर्शियन, जो पर्शियन का एक शब्द था, वर्ड था। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, जो कि दिल्ली सुल्तान्स के अंडर जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसमें शासनकाल में लिखा गया था। तो उस समय जो फिगर्स हम देख रहे हैं, ये फिगर्स, सी द पिक्चर, इसमें क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें फोर फिगर्स दिखाए गए हैं, 4 फिगर। तो सबसे पहले फिगर्स में क्या हो रहा है, इसमें पेपर क्या हो रहा है, 4 स्टेज ऑफ मेकिंग द मनुस्क्रिप्ट के 4 स्टेज थे, जिसमें सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर। इसमें प्रिपेयर हो रहा है, पेपर कैसे प्रिपेयर हो रहा है, कागज़ कैसे तैयार कर रहे हैं, पेपर कैसे तैयार कर रहे हैं, इसमें दिखाया गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इमेज में राइटिंग द टेक्स्ट, मतलब राइटिंग कैसे की जा रही, एंड थर्ड फिगर्स में दिखाया गया है कि हम मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंस वर्ड्स एंड पैसेजेज, जो मुख्य जो थे मेन वर्ड थे उसको कैसे हाईलाइट किया जाता था, गोल्ड को पिघला करके, सोने को पिघला करके उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसको गोल्ड को जो हाईलाइट किया जाता है गोल्ड से। एंड फोर्थ में उसकी जिल्द तैयार की जाती थी, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग की जाती थी। ओके, तो सी इज़ द 4 फिगर्स
in first in prepare the paper, and second writing the paper, and third जो highlight the main word, and fourth में binding। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम चलते हैं। आगे है द ऑथर्स ऑफ तारीख वेयर लर्न मैन। जो तारीख के जो लर्नर थे वो स्कैटरेस, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट एंड कोर्टियर जो थे, सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोएट्स थे एंड कोर्टियर्स थे जो दरबारी थे। हु बोथ recounted event and advisor ruler on governance। ये सब क्या थे? उसके गवर्नेंस के रूलर थे। एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और उनके क्या थे? वो धीरे धीरे वो रूल बनते गए। जो अब ये सर्किल में दिया गया है, द सर्किल ऑफ जस्टिस, मतलब वहाँ का न्याय कैसा था, कैसे कैसे न्याय किया जाता था। तो फ़कर ए मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। जो एक हिस्टोरियंस थे फ़कर ए मुदब्बिर, उन्होंने रोट किया। क्या किया? रोट में क्या लिखा? ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। मतलब एक जो राजा था वो बिना सैनिक के कुछ नहीं कर सकता था। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सोल्जर थे वो बिना सैलरी के नहीं रह सकते थे। भाई बिना सैलरी के कौन काम करेगा? कोई नहीं काम करेगा। सबको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, तो उसके लिए क्या मनी अर्न करना पड़ेगा तभी तो उसके लिए क्या थे? सोल्जर्स को सैलरी चाहिए थी। तो सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम पीजेंट्स, और जो सैलरी जो उनको दी जाती थी वो कहाँ से कलेक्ट की जाती थी? पीजेंट से। हैं? पीजेंट से जो राजस्व था किस पीजेंट्स, जो हमारे पीजेंट्स से, उन्हीं से कलेक्ट की जाती। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रेयर्स एंड हैप्पी। तो जो वो राजस्व जब नहीं तभी चुका सकेंगे जब वो वहाँ के जो पीजेंट्स हैं वो रेवेन्यू तभी देंगे जब वो क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तभी तो। क्योंकि जब खुद को खाने के लिए होगा तब हम दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो सेम कंडीशन थी कि जब वहाँ के पीजेंट्स हैप्पी होंगे तब रेवेन्यू वो देंगे। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रोमोट जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस। और वो जो थे तब राजा जो वहाँ का एम्परर होगा, वो किंग होगा, वो क्या करेगा? हॉनेस्ट होगा और ईमानदार, हॉनेस्टी से जस्टिस कर पाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे हम नेक्स्ट ये देखते हैं नेक्स्ट पेज में, कीप द फॉलोइंग एडिशनल्स डिटेल्स इन माइंड। जो मेन बातें थी वो माइंड में रखनी पड़ती थी। जैसे सपोज दैट तारीख, द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज। जो तारीख के लेखक थे, ऑथर थे, वो अक्सर कहाँ रहते थे? सिटीज में रहते थे। मेनली दिल्ली में, दिल्ली के सिटीज में रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेजेज, वो गाँव में बहुत, विलेज में बहुत कम रहते थे। वो रहना पसंद ही नहीं करते थे विलेज में। ओके, दे ऑफ्टन रोड देयर हिस्टोरियंस एंड सुल्तान्स। दे रोड्स देयर हिस्टोरियंस सुल्तान्स एज होप रिच
रिवार्ड्स। वो क्या थे कि वो ढेर सारे इनाम के लिए इनाम पाने की आशा में कि भाई कोई काम करेगा क्या है। अभी आपको कोई वर्क दिया जाए कि हाँ हम आपको ये चॉकलेट देंगे, तो आप होमवर्क कर लोगे तो आपको चॉकलेट खिलाएंगे। तो आप क्या करेंगे, होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से करेंगे कि हमको उसके बदले में हमको कुछ मिल रहा है, खाने के लिए या कुछ भी मिल रहा है जो मेरी फेवरेट चीज़ है। तो उसी तरह से जो थे वो हिस्टोरियंस थे, उनको क्या था, वो उसी लालच में जो थे कि हमको बहुत सारा इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, रुपया मिलेगा, मनी मिलेगी, इसी आशा से वो इंस्क्रिप्शन करते थे। एंड these authors advise ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender destinations. Their ideas were not shared by everybody। तो जो वहाँ के जो राइटर थे, हिस्टोरियंस थे, वो क्या कहे, आइडियल जो उनका बर्थ राइट था उसमें क्या था, जेंडर डिस्टिंक्शंस पर जो था आधारित था। जो वहाँ का समाज व्यवस्था थी, सोशल आइडियाल्स थे, वो क्या करते थे, आइडियाज़ देते थे और उन्हीं के आइडियाज़ से आइडियाज़ वेयर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। जो एवरीबॉडी थी वो सहमत नहीं थी, शेयर नहीं करते थे। एंड देन आफ्टर इन 1236 में सुल्तान जो थे, इल्तुतमिश डाटर सुल्तान बनती हैं, इल्तुतमिश डाटर रजिया 4 ईयर तक अपने एम्परर को रहती हैं, किंग रहती हैं, रानी रहती हैं, शासन करती हैं। उसके बाद फिर वो जो उनको वहाँ के लोगों को महिलाओं का शासन, लेडीज़ का शासन पसंद नहीं था, तो इसलिए वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसमें कि उन्हीं के बारे में बताया गया है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डाटर रजिया बीकम सुल्तान। उसके इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री जो थी वो रजिया सुल्तान बनी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज recognized that she was more able and qualified than all her brothers। क्या थे, क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। वो उसके भाई जितने थे, ब्रदर्स जितने थे, वो अच्छे नहीं थे, अच्छे स्टेबलर्स नहीं थे, वो शासक अच्छे नहीं थे, वो शासन करने की उनमें काबिलियत नहीं थी। तो इसीलिए क्या था, वो रजिया सुल्तान को सुल्तान बनना पड़ा, किंग बनना पड़ा। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर। तो जो वहाँ के जो वो सब लोग थे वो क्या करते थे, क्वीन को पसंद नहीं करते थे कि कोई उनकी जो किंग था वो रानी हो, लेडीज हो, तो वो पसंद नहीं करते थे। तो आगे, nor were the noble happy at her attempt to true independently। she was removed from the throne in 1240। तो उसके बाद इन्होंने जो वहाँ के कोर्टियर्स थे वो बहुत अनहैप्पी थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर 1214 को उनको थ्रोन कर दिया एम्परर से, किसको, रजिया सुल्तान को। तो उसके बाद फिर आगे बर्थ राइट, सी द इंस्क्रिप्शन इज दिस साइड इंस्क्रिप्शन। क्या बर्थ राइट, बर्थ राइट प्रिविलेजेस
challenge on account of worth. For example, people believe that nobles in their right to govern because they were born in certain families. तो जो था वो बर्थ राइट था, वो हर एक व्यक्ति का जो विशेषाधिकार होता है, वो जैसे सपोज दैट हम लोग क्या थे, जो जैसे कोई रिच फैमिली में बर्थ हुआ है तो वो क्या होगा, उसके कुछ खास परिवार में जन्म लेने का कारण भी उसको विरासत में मिलता है, जैसे दान में मिलती है। जैसे हम रिच फैमिली में पैदा हुए तो क्या हमें उनके सारे जो हैं वो मिल जाते हैं ऐशो आराम। ओके, एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस जो थे वो लेडीज एंड फीमेल एंड मेल्स के बीच जो सोशल थी वो बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें अंतर था। आमतौर पे जो यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर में के कारण पुरुष जो है स्त्रियों से श्रेष्ठ माने जाते थे, काफ़ी अच्छे माने जाते थे स्त्रियों से पुरुष। आगे इसमें दिस इंस्क्रिप्शन में क्या व्हाट मिनहाज आई सिराज थ्रू अबाउट रजिया। अब रजिया के बारे में क्या मिनहाज ये सिराज के क्या आइडियल्स थे, तो उसमें लिखा गया है। तो मिनहाज सिराज थ्रू दैट द क्वींस रूल went against the ideal social order created by God। मिनहाज या सिराज जो थे उनका थॉट था कि जो गॉड है, गॉड जो आदर्श आइडियल सोशल हैं उनके अनुसार जो लेडीज हैं पुरुषों के, उनको क्या होना चाहिए, पुरुषों के अधीन होना चाहिए, सपोज्ड बाय द सबऑर्डिनेट टू मैन। सी बिफोर आस्क, फिर उन्होंने कहा कि इन द रजिस्टर्ड ऑफ गॉड सर्टेन क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल द एक्सीलेंट क्वालिटीज़। तो उसमें क्या थी, उसमें एक्सीलेंट क्वालिटीज़ भी नहीं होती थी। जैसे गॉड की रचना खाते जो रचना में उसका ब्यौरा जो था मेन नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों को आखिर हासिल करके क्या हुआ। तो रजिया ऑन हिज इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, रजिया mentioned that she was the daughter of सुल्तान इल्तुतमिश। तो रजिया क्या थी, जो इंस्क्रिप्शन के कॉइन्स पे करवाया था, अंकित करवाया था, वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थे। दिस वाज द कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262 to 1289। उसी तरीके से एक रानी थी जो थी रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी भी जो 1262 से 1289 तक रानी रहीं ऑफ द काकतीय डायनेस्टी। जो काकतीय डायनेस्टी थी साउथ में, उसमें वारंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश का जो वारंगल है वहाँ पर काकतीय डायनेस्टी थी, उसकी जो क्वीन थी रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हिज इंस्क्रिप्शन एंड pretended she was a man। Another queen Didda, और एक और क्वीन सी दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर 980 to 1003।
her title is interesting. It comes from Didi, our elder sister. Didda means Didi, our elder sister, an observably affectionate term given to the loved ruler by the subject. उसके बारे में क्या करते थे ये सब्जेक्ट्स कि जो प्रेम था वो, जैसे दीदी दीदी मतलब एल्डर ब्रदर को क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं। तो उसमें जो प्रजा अपने प्रिय रानी को जो स्नेह भरा संबोधन में बोलते हैं, जैसे सपोज दैट महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, बापू राष्ट्रपिता। तो उसी तरीके से जो दीदा थी उनको दीदी बोलते थे स्नेह से। एक्सप्रेस मिनहाज आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। डू यू थिंक रजिया शेयर्ड दीज आइडियाज? व्हाई डू यू थिंक इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर ए वुमन विद अ रूलर? तो जो मिनहाज सिराज के ने जो अपने आइडियाज़ दिए थे उसमें आपको क्या लगता है? रजिया का जो आइडियाल्स था उसके अनुसार आप एक स्त्री के लिए शासक बनना कितना कठिन होता है, क्यों लेडी शासक नहीं बन सकती? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दें। तो दिस वीडियो इज यहीं तक, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप बुक्स को पहली बार टेक्स्ट बुक्स को आप 3 से 4 बार अराउंड द 3 और 4 अबाउट 3 से 4 बार आप उसकी रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली समझ में पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या है इसमें, क्या नहीं है। तो ज़्यादा कुछ हिस्ट्री में है नहीं, थोड़े थोड़े कुछ डायनेस्टीज के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपको हमको याद करना है। ये जो दिल्ली रूलर्स ऑफ दिल्ली कि कौन सी डायनेस्टीज कब इस्टेब्लिश हुई, ये थोड़ा माइंड में लर्न करना है और इसका फिगर्स बना के बढ़िया से अच्छी तरीके से लर्न करना है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको 1 या 2-3 बार आप रीडिंग करिए। रीडिंग से आपकी क्या होगी, इंग्लिश पावर भी बढ़ेगी और पॉइंट भी क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू। आर यू वेल? स्टे होम, सेफ होम।